पर 3 अहम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा हमारा एआई से जुड़ा हुआ है, डिटेल से उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एआई किस प्रकार से आने वाले वक्त में चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आर्मी के अंदर या कहें डिफेंस के अंदर एआई की क्या अहम भूमिका हो सकती है, इसके ऊपर आगे बातचीत होगी। साथ ही साथ ड्रोन को लेकर भी आज हम बातचीत करने वाले हैं। ड्रोन एक ऐसी तकनीक जिसने अजरबैजान आर्मीनिया की जंग में, रूस यूक्रेन वॉर में अपना हुनर दिखाया है। दुनिया ड्रोन में कहां है, भारत कहां है, इसको समझना होगा। साथ ही में एक आखिरी पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की खून में ही धोखा है। दरअसल एक और खबर सामने आई जो बता रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तानियों ने अमेरिका को छला है, पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन वो खबर क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर की सेनाओं में एआई का हो रहा इस्तेमाल, मानव रहित टैंक और रोबोटिक हथियारों पर काम। इजराइल हमास जंग में भी हुआ एआई का इस्तेमाल। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। सबसे बड़ी चुनौती बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया भर की सेनाओं में एआई का हो रहा इस्तेमाल, मानव रहित टैंक रोबोटिक हथियारों पर काम चल रहा है। इजराइल हमास जंग में भी हुआ एआई का इस्तेमाल। ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं पहले एआई क्या है, सेना में एआई का क्या रोल है और आने वाले वक्त में एआई कैसे चुनौती बन सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ग्राफिक्स के जरिए मैं देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर पैनल के पास चलते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस्ड शाखा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए मशीन को बुद्धिमान बनाना, एक कोशिश इंसान की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके, ये काम है। ऐसा दिमाग जो इंसान के दिमाग से तेज हो, इंसान की तरह सोचे और फैसले मशीनें ले सकें, और ले रही हैं, ये ले भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि ले सके, लेना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है, यह हमें समझना होगा। मानव रहित टैंकों में इसका इस्तेमाल, हवाई यान और रोबोटिक हथियारों में इसका इस्तेमाल, ड्रोन और रोबोट विकसित करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन की जानकारी जुटाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन की रणनीति को समझना इसके जरिए आसान हो रहा है। साइबर अटैक, डेटा में सेंध लगाना भी आसान हो रहा है। सोल्जर रोबोट बनाने की कोशिश में लगे हैं कई देश। ये एक और चिंताजनक पहलू है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या हैं, यह भी एक छोटा सा 2 से 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। इससे सबसे अहम नुकसान तो यह है कि आपकी और हम जैसों की नौकरियां आने वाले वक्त में खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि मशीनें ही सब कुछ करने लगेंगी। पूर्वाग्रह और निष्पक्षता पर सवाल है, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। इंसान के अंदर जो इमोशंस हैं वो इमोशंस उनके अंदर नहीं होंगे, और वो किस हद तक जा सकती हैं यह समझना होगा। निजी सुरक्षा पर खतरा है। कोई भी आपके कंप्यूटर में सेंध लगाकर आप तक पहुंच सकता है। इवन आपका फेस लगाकर, आपकी वॉइस लगाकर जो है वो आपको ठग भी सकता है, आपको लूट भी सकता है, और ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं। सोल्जर एआई में मानवीय संवेदना नहीं होगी, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। लेकिन कई सवाल हैं आज मेरे जहन में जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले
कर्नल अभिनव नवनीत हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले आपको भी जय हिंद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, बड़े दिनों बाद आज स्क्रीन पे आप मिले हैं। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू सर। तीनों खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। खास मुद्दे पर आज मैंने आपको बुलाया है। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर आपके साथ करना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा बहुत जोरों से है, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन डिफेंस के लिहाज से और आम जनता के लिहाज से ए.के. चतुर्वेदी सर क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? सर देखिए, एक मनमोहन सिंह जी ने कुछ साल पहले एक कोट बोला था, वो बहुत मुफीद है इस मौके पे, कि दिस इज AI इज ए टेक्नोलॉजी हुज टाइम हैज कम। तो अब आप चाहो ना चाहो AI आपके साथ है, और ये मतलब जीवन के हर पहलू में इसका दखल है, और इसको हम किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये हम पर है। तो उसी जब सारे क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो फास्ट टैग हो, चाहे वो जो एड्स आते हैं इनमें हो, सब जगह AI का इस्तेमाल आजकल बहुत इफेक्टिवली हो रहा है। तो हम लोगों को डिफेंस सर्विसेज में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग। एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन ऑलवेज इनपुट, कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी बेसिस पे आप एक डिसीजन लेते हो। तो पहली चीज तो जो डेटा इतना जनरेट हो रहा है वेरियस सोर्स से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स हो चाहे ह्यूमन बेस्ड हो, वो इतना इनॉर्मस डेटा है कि उसको ह्यूमनली कर पाना, एनालाइज कर पाना और सिफ्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो इसलिए जो AI है वो एक तरह से आपके माइंड का एक्सटेंशन है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि दिमाग को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि दिमाग में क्या होता है कि बिसाइड्स डेटा इनपुट के साथ अगर डेटा आउटपुट ही नहीं होता, उसमें इमोशंस भी होते हैं जी, उसमें एक तरह से एम्पैथी भी होती है, उसमें एक समझदारी भी होती है। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे, ह्यूमन माइंड से नहीं करोगे, और सिर्फ AI पे छोड़ दोगे कि भाई मशीन ने जो कर दिया वो ठीक है, ठीक सर। आवाज कट रही है जी। जी ए.के. चतुर्वेदी सर, अब आवाज कट रही है, मैं आपके पास फिर आता हूं, बीच में आवाज कटी है, थोड़ा चेक करिएगा सर के साथ कम्युनिकेशंस को। और मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल अभिनव नवनीत, आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर क्या रोल हम देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जैसा मैंने कहा कि एडवांस टैंक हो और रोबोट सोल्जर की बात बहुत तेजी से चल रही है, ड्रोन के ऊपर भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत तेजी से हो रहा है। खासकर मिलिटेंसी के खिलाफ अगर ऑपरेशन करने हैं, 10 में से अगर आपने पहचानना है कि कौन इनमें से एक मिलिटेंट है, तो आप फेस के जरिए जो है, सेंसर्स के जरिए पहचान सकते हैं। क्या क्या रोल अदा कर रही है सर इस वक्त AI? सर जय हिंद, धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई है, A और I से इंडिया भी होता है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडिया को निकाल दिया जाए तो वो आर्टिफिशियल रह जाएगा, मेरा ये सोचना है। और अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काफी बढ़त उन्होंने हासिल की है। AI तो बिल्कुल वही चीज हो गई कि एक मशीन जो हमें मिमिक करती है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो AI मशीन और कंप्यूटर्स करने लग जाएंगे। और उसी का एक सबसेट बोला जाता है मशीन लर्निंग। जैसे हम अमेजोन पे जाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, तो एक बार जब हमने कोई चीज खरीद ली तो आगे अमेजोन हमें खुद रिकमेंड करता है और हमारी स्क्रीन पे वो चीज आती है कि अब आप उसे खरीदिए, वो मशीन लर्निंग। तो अब हम बात करें, सबसे पहले हमारी जो सरकार है और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विजन था कि मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, और उसी को लेते हुए एक रोड मैप बनाया गया। 2018 में एक AI के टास्क फोर्स की स्थापना की गई सरकार के द्वारा, और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल की स्थापना 2019 में हुई, और उसी के साथ डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना हुई। आज के समय में DRDO ने 3
डेडिकेटेड लैब इस चीज को डेडिकेट किए हुए हैं ताकि वो डिफेंस के अंदर और उससे जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें मदद कर सके। जहां रक्षा मामलों में एआई प्रोडक्ट्स के यूज की बात है, सबसे ज्यादा जरूरत है C4ISR। मैं इसको समझाता हूँ C4ISR क्या है। C मतलब कमांड, एक कंट्रोल, उसके बाद कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, और ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। इन सारी चीजों के ऊपर जो भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस बेस्ड होते हैं उनके प्रोडक्ट्स को एआई की मदद से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ना सिर्फ वेपन सिस्टम्स में, ना सिर्फ डेटा मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में भी इसका रोल है। इसका रोल है अनआर्म्ड एरियन व्हीकल्स में भी। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे एप्लीकेशंस डिफेंस में हैं। ऑलमोस्ट 75 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी तक हमारे एआई बेस्ड लॉन्च हो चुके हैं और बन चुके हैं भारत में। ठीक है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। सर तो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा एआई को लेकर। मुझे याद है मेरी और आपकी एक बार बातचीत भी हुई थी, तब भी कई सवाल मैंने पूछे थे, बहुत अच्छे से आपने उनको समझाया था। फिर मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग से तेज हो सकता है, या इंसान के दिमाग को तेज करने के लिए हम एआई चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर दिमाग में एआई चिप्स होगा तो इंसान होगा या फिर रोबोट होगा? सर, ये अभी हाइपोथेटिकल है और ये साइंस फिक्शन में इस तरह की कई चीजें देखने में आई हैं। हालांकि ये बात भी सही है, साइंस फिक्शन की जो कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, वो भविष्य की रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए आर्थर क्लार्क ने एक 1942 में वायरलेस वर्ल्ड नाम का एक साइंस फिक्शन लिखे था, जिसमें ये कल्पना की थी कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर अगर कोई सैटेलाइट होगा तो वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा टेलीविजन ट्रांसमिशन होगा। 1942 की जो कल्पना थी वो रियलिटी में बहुत जल्दी साबित हो गई। तो आप जो कह रहे हैं मस्तिष्क में चिप लगाकर क्या ब्रेन को एक्टिवेट किया जा सकता, उसके पहले तो इस समय जर्मनी में जो बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है वो ये हो रहा है कि जो न्यूरल एक्टिविटी है उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो आप ये मान कर चलिए कि उस डिजिटलाइजेशन को आप आई क्लाउड में डाल देंगे तो भविष्य में 200 साल बाद भी कोई हमारे राजेश जी से बात कर सकेगा। तो जिस तेजी से ये सब काम चल रहा है, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसमें हकीकत में आज की तारीख में जो हमारी डिफेंस यूज कर रही है, इसके पहले डिफेंस सर्विसेज यूज कर रही थी वर्चुअल रियलिटी की, और वर्चुअल रियलिटी के द्वारा उन्होंने उनको, हमारे जवानों को, अफसरों को ट्रेनिंग दी थी कि दुश्मन अगर आता है, फायर करता है, हम कैसे बचें। और इसके बाद अब जो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहला इसका उपयोग जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया वो जो है सर्विलेंस के काम में आ रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन के काम में आ रहा है, और वहां से हम डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर डेटा माइनिंग कर लेते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो डेटा माइनिंग से बता देता है उसमें काम की चीज कौन सी है। लेकिन इसके अलावा अभी चाइना ने ये प्रोजेक्ट जो चालू किया है जिसमें सोल्जर्स को जो है रोबोटिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन वो अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर है, उससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स में, ऑटोमेशन में एक साथ हम जो है कई टारगेट्स पे, 100 टारगेट्स पे एट ए टाइम बिल्कुल प्रिसाइजली उसको हम स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी चीजें हैं, क्योंकि यूक्रेन और आपके रूस के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि ड्रोन कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है, तो ये मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे विद्यार्थी को जो काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने ड्रोन का जो एक फेंसिंग तैयार कर लिया है, किस तरह से हम स्मोक बम डालकर ड्रोन को जो है ब्लाइंड कर सकते हैं। डिफेंस में हमारे यहाँ बहुत तेजी से काम चल रहा है, ड्रोन का प्रोडक्शन भी हो रहा है। अब तो ड्रोन की टेक्निक जो है पूरी की पूरी निकट भविष्य में भारत में बदलने वाली है। राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में और इन सब चीजों में कि मिसाइल अगर आ रही है दुश्मन की तो उससे हमारी मिसाइल कैसे बचे, इसी तरह से ड्रोन को अगर आ रहा है
तो उसको हम जो है किस तरह से जैमर के द्वारा जैम कर सके, उसको ब्लाइंड कर सके, इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और अमेरिकी के सहयोग वो लगातार काम कर रहे हैं। चलिए मैं डॉक्टर साहब आता हूं आपके पास, फिर आता हूं सर मैं। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, आवाज आ रही है आप तक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हेलो जी सर, मेरा एक पॉइंट है सर। चाइना को लेकर डॉक्टर राम ने भी कहा, और जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था मैंने देखा भी कई जगह पर कि चाइना हो, अमेरिका हो, जो रोबोट उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। खासकर मैंने तो डॉग्स रोबोट भी देखे जो कर रहे हैं। समझना चाहूंगा सर, ये कितना बड़ा थ्रेट है? आप ह्यूमन लॉसेस तो वॉर में बचा लेंगे, लेकिन ये किस हद तक जा सकते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है, वो समझना होगा। दूसरा मेरा पॉइंट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इजराइल बहुत ज्यादा निर्भर था। उसे लगता था कि जो उसकी और गजा के बीच की जो दीवार है उसे पार नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन पूरी तरह आप निर्भर नहीं हो सकते। आपको आखिरकार दिमाग पर अपने विश्वास करना होगा और अपनी आंखों पर। सर देखिए राजेश जी, दो चीजें आपने सवाल पूछी कि जो रोबोटिक सोल्जर्स जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या है, और दूसरा आपने ये बताया कि जो एक एग्जांपल दिया कि एआई का किस तरह से वो फेल हुई है। एआई नहीं फेल हुई है, उसका इंटरप्रिटेशन फेल हुआ है। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी तक कुछ साल पहले तक हम लोग एक इंडस्ट्रियल पहले एग्जांपल देता हूँ, उसमें ऐसे लिंक कर दूंगा कि इंडस्ट्री 4.0 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो गया था। तो सडनली ये रियलाइज हुआ कि भाई इससे एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो वो हो ही जा रही है। तो उन्होंने एक नया इंडस्ट्री 5.0 लेके आए जिसमें कि ह्यूमन इंटरवेंशन होने लगा। इसके लिए एक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल होने लगा कि आप यूज करोगे पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी होगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो ये जो दोनों आपने एग्जांपल दिए, देखिए सबसे बड़ी कि जो डेटा आ रहा था वो इजराइल को पूरा डेटा उनके पास था कि किस तरह से पैलेस्टीनियंस तैयारी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बहुत डेटा उनके पास था। हमास ने उनको इस तरीके से कन्विंस किया कि ये लड़ाई जो है वो जिनिंग में होगी, ये गाजा में नहीं होगी, वेस्ट बैंक में होगी। तो पूरा का पूरा इनका एफर्ट जो था गाजा पे, जिनिंग पे लग गया। एंड उन्होंने कहाँ हमला किया? गाजा पे। तो ये एक जो है कि ये गलती एआई की नहीं थी, ये उसको एआई को समझने की थी, आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया ना। तो इसलिए आवश्यकता है कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल करो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके ऊपर एक आपको उसका कोरोबोरेशन आपको ह्यूमन से करना ही पड़ेगा कि वहां क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या दिख रहा है, आपको सामने क्या दिख रहा है। जैसे 26/11 में भी हम लोग फेल हुए, क्योंकि 26/11 के इनपुट्स आ रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि हमने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम फेल हुए। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डेटा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने रोबोटिक सोल्जर्स की बात की है, ये प्रोग्राम्ड है, प्री प्रोग्राम्ड है कि उनको बोला गया कि उसमें इतने टेम्परेचर पे काम करना है, इतना ये करना है। तो जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था, जब मिसाइल के अगेंस्ट जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हुई तो इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर शुरू किए। उन्होंने कहा कि हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, छोड़ना शुरू किया कि आपको उसको डिस्टर्ब करने के लिए मेटालिक फॉइल हवाई जहाज में छोड़ने के लिए, कि वो मिसाइल डिस्टर्ब हो गई और कहीं की कहीं चली गई। तो उन्होंने उसके ऊपर क्या निकाला कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लगाए। काउंटर मेजर में उन्होंने कहा कि भैया इसकी फ्रीक्वेंसी जो फॉइल गिर रही है इसकी ये है, और जो मिसाइल की जो हीट है उसकी ये है फ्रीक्वेंसी। तो उसको उन्होंने कहा, तो वही चीज ये रोबोट्स में होगी। तो रोबोट्स को जो इस हाई टेम्परेचर, इस लो टेम्परेचर पे जो कि वो हमारे अगेंस्ट यूज करने की बात कर रहा है चाइना, तो वो जो प्रोग्राम करेगा, हम लोगों को अपने सिस्टम्स एंड प्रोसीजर काउंटर मेजर्स पे बहुत जोर देना पड़ेगा। और देखिए जो चाहे यूक्रेन वॉर हो, चाहे अरब इजराइल वॉर अभी हो,
तो जब देखिए कि आपको इसके पहले जब आर्मीनिया अजरबैजान हुआ तो उसमें रोबोट जो ड्रोन ने कमाल कर दिया कि क्योंकि उसके लिए आर्मीनिया तैयार नहीं जी। लेकिन जहां ये इसमें आया क्या कहलाता है यूक्रेन वॉर में, तो आप देखते हैं रूस यूक्रेन में जी टेक्नोलॉजिकली एडवांस रशिया भी यूक्रेन के आगे हार गया क्योंकि उसने उसका A-50 गिरा दिया। तो ये चीजें जो है चाहे वो मॉस्कोवा पे जो है उसने ड्रोन से अटैक किया और रेडार्स पकड़ ही नहीं पाए। लेकिन तो ये चीजें जो टेक्नोलॉजी का जो इसको जो काउंटर मेजर्स हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टेक्नोलॉजी पर से। तो ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी है, मुझे एक समझना होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। कर्नल अभिनव नवनीत सर आपके पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि सर एक बड़ी अहम बात कही कि अजरबैजान आर्मीनिया की जंग में ड्रोन ने कमाल दिखाया और उसके बाद रूस यूक्रेन जंग में भी ड्रोन ने कमाल दिखाया, लेकिन क्या आने वाले वक्त में रोबोट सोल्जर जो हैं वो कमाल दिखाएंगे, ये समझना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक। अंदर क्या इस्तेमाल हो सकता है, दुश्मन के खिलाफ क्या इस्तेमाल हो सकता है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या हैं, ये हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद इंटरेस्टिंग मुद्दा है और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल अभिनव नवनीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2-3 चीजें जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो वायरस डाल दिया जाता है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है। क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि रोबोट की भी हम बात कर रहे हैं जो डिफेंसेस अब आने वाले वक्त में यूज करना चाहती हैं, कितनी पॉसिबिलिटी इसकी भी है सर, और इसका क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा? जी, अगर मैंने आपका सवाल सही समझा है तो आप पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये रोबोट्स और एआई की टेक्नोलॉजी को काउंटर किया जा सकता है, क्या यही सवाल था? बिल्कुल यही सवाल था। इसमें और मैं डीप जाना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दुश्मन, कोई भी देश दूसरे देश के जिस प्रकार से कंप्यूटर में सेंध करके उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लेता है, उसी प्रकार क्या इन रोबोट का इस्तेमाल आने वाले वक्त में वो उसी देश के खिलाफ भी कर सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी इन चीजों की भी है? जी, अभी हम जब एआई की बात कर रहे थे तो एआई के फायदे तो है, उसके साथ उसके नुकसान भी है। और एक बड़ा नुकसान सबसे पहले तो है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जब हम बात करते हैं देशों की आर्मीज की, तो पहली बात की अगर हम अपनी सेना की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर भारतीय सेना 14 लाख की है तो आप 14 लाख रोबोट तो बना नहीं सकते। इट इज कॉस्ट के बियॉन्ड है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। दूसरा कि अगर कोई भी चीज डिजिटल होती है ना तो वो ओपन होती है सबवर्जन के लिए। रोबोट्स आर्मी, इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। मैं ये मानता हूँ एआई आ जाए, बट वो एल्गोरिदम्स कौन बना रहे हैं, वो लैंग्वेज, उसकी फीडिंग, प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, वो तो एक दिमाग ही कर रहा है। तो अगर हम रोबोट आर्मी को काउंटर करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। कम्युनिकेशंस को जैम किया जाए, वो आपस में बातचीत ही ना कर पाए तो कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हाई पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके हम उनको डिफीट कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो एक सबवर्जन, जो हमने बोला हैकिंग की बात होती है, वो सारे डिजिटल सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हैक कर दिया जाए तो वो अपने ही खिलाफ टर्न हो सकते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान। और जहां तक कि हमने बात की कि अब ड्रोन्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और हमने देखा था कि ये जो लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, जिसमें कि 15 मिनट के अंदर अजरबैजान के जो ड्रोन्स थे उन्होंने कम से कम उनके सारे एयर डिफेंस 50% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स को, आर्टिलरी को तबाह कर दिया। तो डेफिनेटली ये जो एक अपकमिंग कन्वेंशनल बैटलफील्ड की हम बात करें तो ये एक रिवॉल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स है, और जो ड्रोन्स का जो टैक्टिक्स है ये पूरे वॉरफेयर के कॉन्टूर्स को चेंज करने वाला है। जी, अमेरिका, इजराइल इसमें काफी आगे है, रूस, टर्की, चीन भी इसमें आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब इंडिया ने भी काफी इस क्षेत्र में पहल की है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एआई के आपसे आज ए डिफेंस 2-3 पॉइंट समझना चाहूं कि डिफेंस के लिहाज से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो कैसे बता पाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं जी, सबसे बड़ा फायदा डिफेंस फोर्सेस के लिए है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है एआई के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके। युद्ध के दौरान में, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है,
फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एक क्षण में अगर आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया तो आपके हाथ से वो विंडो चला जाता है। तो फास्ट क्विकर डिसीजन मेकिंग एक अलग इसका फायदा है, जो डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो। सेफ्टी का एक एंगल आ जाता है। अब देखिए कि एआई का इस्तेमाल करके हमने रूस यूक्रेन के वॉर में देखा कि इन्होंने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स लॉन्च किए रशिया ने, यूजीवी उनका नाम दिया, और उसके काउंटर में यूक्रेन ने कर दिया अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स, उनको उन्होंने यूएसवी का नाम दिया। तो ये सेफ्टी को बढ़ाता है, कैजुअलिटीज को रिड्यूस करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है आर्म फोर्सेस के लिए। नुकसान की जहां तक बात करें, ये सिस्टम के लिए, इन सारे सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है, जो कि वो मैन पावर जो कि एआई में, मशीन लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स में ट्रेंड हो, उसको आसानी से डेवलप नहीं किया जा सकता है। हालांकि इंडिया ने डीआरडीओ की मदद से इसके आगे बहुत बढ़त हासिल कर ली है। तो पहला नुकसान है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है, और इस तरह के सिस्टम्स हैकिंग के लिए, साइबर वॉरफेयर अटैक्स के लिए बहुत प्रोन होते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर राम, मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाहूंगा। उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वक्त पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए एआई बहुत मददगार भी साबित हो रहा है। चैट जीपीटी की भी लगातार बात हो रही है, कई मदद वो भी कर रहा है। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव भी देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि ये एआई इन्हीं बच्चों के आने वाले वक्त में जो रोजगार हैं उनको भी छीन लेगा। किस प्रकार से हम देखें, मेडिकल में बहुत अच्छी मदद एआई कर रहा है, लेकिन डर फिर भी है। डॉक्टर साहब। राजेश जी, देखिएगा, साइंस जो है अपने आप बढ़ता जाएगा, उसके साथ फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। हमारे रक्षा विशेषज्ञ अभिनव जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा दिया है। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा पीछे नजर डाल के देखिएगा, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसका अचीवमेंट क्या था? हवाई जहाज। सेकंड का क्या था? एटम बम। अब थर्ड का जो नए रूप में ड्रोन और एआई आ रहा है, तो इसमें जहां आप एआई का यूज करेंगे, निश्चित मानिए वार जो है और ज्यादा फैल जाएगी। वो केवल बारू गोलों से और मिसाइल से नहीं सीमित रहेगी, वो अब स्पेस में भी जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो स्पेस से होता है। ना करे भगवान कभी ऐसी स्थिति आए, अन्यथा जो है मानवता पूरी खतरे में पड़ सकती है। न केवल इतना, अभी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है एआई के साथ, जिसमें हमको खासकर भारत को चीन से सतर्क होकर रहना चाहिए, वो ये वुहान की लेबोरेटरी में उन्होंने जो कोरोना का वायरस किसी जमाने में बनाया था, अब तो स्थापित हो चुका है कि वहीं से फैला था। अभी जो ताजा खबर आई है उसमें कोरोना 2.0 का नया वायरस वहां ऑलरेडी कुछ जगह पर फैल चुका है, और जो 100% फैटिलिटी है। तो क्या हम भविष्य में जो है ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ओर जा रहे हैं? निश्चित रूप से, जाए या ना जाए, लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता ये हो गई है कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हथियारों के आधुनिकीकरण में तो करना ही चाहिए, मिसाइलों को अपडेट करने के लिए भी करना चाहिए। न केवल इतना, अब जो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी हमको तैयारी भविष्य के लिए करना पड़ेगी, क्योंकि चीन हमारा एक ऐसा पड़ोसी दुश्मन है। साहब, एक बड़ी अहम जानकारी दी है आपने, इसके लिए मैं बीच में ही शुक्रिया आपको कहना चाहूंगा, इतनी अहम जानकारी दी, क्योंकि कल ही मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था। जो वुहान लैब में कोरोना पार्ट 2 के ऊपर जो पीएलए के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मुद्दा आज आपने रेज किया है, फिर बैठेंगे सर, इस पे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, न्यूक्लियर जो अटैक्स हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक आने वाले वक्त में होगी। इसके पीछे का तर्क क्या है सर, वो समझना चाहूंगा। लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मैं 2 पॉइंट मैंने देखे कि अमेरिका ने सफाई दी है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उनका एक जो ड्रोन है उसने अपने पायलट का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी एक और खबर साउथ कोरिया से है, जहां पर रोबोट मशीन और डब्बे के बीच अंतर नहीं कर पाया और उसने इंसान को ही मार दिया। तो सर, ये भी एक बहुत चिंताजनक पॉइंट है। 2 घटनाएं हो चुकी हैं सर, बड़ी। देखिए, जो हम लोग अभी कर्नल अभिनव ने या डॉक्टर राम ने जो जैसे बोला, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि एआई पर से कुछ नहीं कर रहा, एआई कुछ थोड़ी कर रहा है। एआई आपका डेटा, आपका एक दिमाग का जो आपकी जो पहुंच है उसको इनहेंस कर रहा है।
कि आपको पहले डेटा आपका ह्यूमन माइंड जो है वो एक्स अगर अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है, तो जब एआई उसके साथ जुड़ जाता है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर एन भी कर सकता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन एआई कहां तक आपको ले जाता है। तो ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, आपको इंटरप्रिटेशन की कैपेबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, वो एआई डिटरमिन करता है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा प्रिसाइज डेटा चाहते जाओगे तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभिनव ने बहुत अच्छी बात बताई कि उसमें कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएगी और उसको जो टेक्निकलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा इतना टेक्निकल, क्या हम लोग उस टेक्निकलिटी को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपने 2 एग्जाम्पल दिए, लेट अस एनालाइज दोस 2 एग्जाम्पल्स। आपने कहा कि जो एक पायलट ने हुक्म दिया तो उसने यूएवी ने ड्रोन ने इनकार कर दिया हुक्म। नो सॉरी जी, ड्रोन ने कुछ नहीं मना किया, ना रोबो ने कोई मना, वो मना थोड़ी करता है। उसको तो जिस चीज के लिए वो प्रोग्राम है वही वो कर रहा है। अगर आप उसके कुछ बरखलाफ बताओगे तो उसको ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए वो जवाब उसको नहीं दे सका। आपको जो आपकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो इस तरीके से होगी कि आपको उसमें ऑप्शंस बिल्ट इन करने पड़ेंगे कि भाई ये चीज होगी तब आप इस पर रिएक्ट कर सकते हो, ये नहीं होगा तो ये रिएक्ट कर सकते हो। तो वो चीज जो है अभी भी ये एआई आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे नहीं ला पाई है कि जो हम लोगों ने पहले फैक्टर बोला कि एम्पैथी है, सोचने की ताकत है, रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी है, वो अभी तक नहीं आया है। वो तो डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा चीज जो आपने बोला, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत पुरानी बात है, ये करीब 1980 के दशक में एक इक्विपमेंट आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइम, रिमोटली एक्चुएटेड इन्फ्लुएंस माइंस। तो उसकी ट्रायल्स में मैं इन्वॉल्व था। तो उन्होंने कहा, तो उसके आगे फावड़ा घुमाया तो उस पर भी वो चल गया, टैंक की पिक्चर लगाई तो वो भी, क्योंकि उसमें क्या वो सिग्नेचर पढ़ ही नहीं पाया। जब तक उसका सिग्नेचर वो नहीं पढ़ पाएगा तो उसको वैसे ही रिएक्ट करता रहेगा, उसको तो जैसा भी आया। तो ये जो है, ये जो डब्बे पे वो रिएक्ट कर गया, इसका मतलब जो एआई की जो इनपुट था वो सफिशिएंट नहीं था। तो इनपुट सफिशिएंट होगा तो अपने आप काम ठीक होने लगेगा ना। जो आपने एक दूसरी बात बोली कि उसका मिसयूज हो सकता है, यस मिसयूज हो सकता है। कोई भी चीज है, चाहे वो एटम बॉम्ब हो, एटम बॉम्ब एटॉमिक एनर्जी जो है आपको इतनी पावर जनरेट कर देता है, लेकिन वही एटम बॉम्ब में अगर आपने उसको अनकंट्रोल्ड विजन कर दिया तो वो बॉम्ब बन जाता है, और बॉम्ब से जो नुकसान होता है वो हम सब ने देख लिया। तो ये चीज जो है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसको इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। आपने वो हमस का एग्जाम्पल दिया, आप देखो हमस में एग्जाम्पल में वो इजराइलीज फेल हुए, एआई नहीं फेल हुई है, इजराइलीज फेल हुए। या जो यूक्रेन में हुआ है वहां काउंटर मेजर एंड काउंटर मेजर चल रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का आप कैसे ये समझने की जरूरत है। मैं आऊंगा सर, एक बड़ी खबर है सर ड्रोन को लेकर, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर भी बात हो जाए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहले एक बड़ी खबर है, उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी और फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास आते हैं। जंग का रुख बदल रहे आधुनिक ड्रोन, रूस यूक्रेन जंग में फिर दिखा ड्रोन का दम। अमेरिका, टर्की, ईरान ड्रोन की ताकत के तौर पे उभर के सामने आए। भारत भी आधुनिक ड्रोन पर कर रहा काम। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। दुनिया के खतरनाक ड्रोन के बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। MQ-9 रीपर ड्रोन जो भारत के पास भी आ चुका है। रेंज 1900 किलोमीटर है, ऊंचाई 4000 फीट और उड़ान जो है 30 से 40 घंटा एक साथ कर सकता है। TV-2 ड्रोन जो कि टर्की का है, 400 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है, ऊंचाई 8200 किलोमीटर, उड़ान 27 घंटा लगातार। चीन का CH-5, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, ऊंचाई 9000 मीटर है और उड़ान 60 घंटे तक भर सकता है। और सीरियस ये रूस का ड्रोन है, 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 23,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 25 से 30 घंटा उड़ान भर सकता है। हेरॉन जिसकी बात जो भारत के पास भी है, ये इजराइल का ड्रोन है, 7400 किलोमीटर रेंज है, 14000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है।
30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। भारत के पास कौन कौन से ड्रोन हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारत के पास आ चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन भारत के पास है। स्वार्म ड्रोन भारत के पास है। तपस पर काम लगातार चल रहा है। कैट्स ड्रोन जो है उसके ऊपर भी भारत काम कर रहा है। अभिनव सर, आपने इस पॉइंट को छुआ था, लेकिन मैं फिर आऊंगा आपके पास इसी पॉइंट को लेकर। ड्रोन क्या वाकई में अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में काफी इफेक्टिव नजर आए? रूस यूक्रेन जंग में उससे कम इफेक्टिव नजर आए। क्या आने वाले वक्त में इतने ही इफेक्टिव रहेंगे या फिर दुनिया ड्रोन से आगे सोच रही है सर? जी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ड्रोन्स जो है कन्वेंशनल बैटलफील्ड को के अंदर बदलाव ला रहा है। अगर हम साइबर डोमेन की बात करें या जब हम एआई सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हमारी लड़ाई उस डोमेन में चली जाएगी तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। हालांकि ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ पहले होता था कि भारत ने कुछ पुराने समय से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल, जैसे आपने हेरॉन का नाम बताया, सर्चर मार्क 1 मार्क 2 ड्रोन्स थे, तो अपने बॉर्डर्स के सर्वेलेंस के लिए पहले से भी करती आई है, और हमारे पाकिस्तान के साथ की बॉर्डर हो या चीन के साथ की बॉर्डर हो। अभी जो लेटेस्ट एक्विजिशन हो गया है, तो जो ड्रोन की जो कैटेगरीज होती है, क्लास 1, 2 और 3 इस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो कुछ ड्रोन होते हैं जो 150 किलो से कम के हैं, वो ज्यादा पेलोड कैरी नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वेलेंस करते हैं, और उसी की तरफ 150 से 600 किलो और 600 किलो से ऊपर। तो जो बड़े ड्रोन्स हैं वो बहुत तरह के मल्टीपल म्यूनिशंस और पेलोड्स कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली एक बैटलफील्ड में ड्रोन काफी मदद कर सकता है। एक तो स्ट्राइक करने में, हमने अजरबैजान अर्मेनिया की बात की, इसके अलावा एक और भी काम ये कर सकता है जो कि टारगेट डिकॉय के रूप में कुछ देश जो हैं अगर अपनी टैक्टिक्स को चेंज करें, तो कुछ ड्रोन्स को आपने भेज दिया एक एरिया में और एक तरह का वो डिसेप्शन मेजर हो गया और किसी दूसरे डायरेक्शन से दुश्मन पे अटैक किया, तो एज टारगेट डिकॉयज भी ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। और सर्वेलेंस और रेकी के मामलों में तो उसका इस्तेमाल हो ही रहा है। तो एक बहुत ही सबसे और भी एक अच्छी खासियत मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं, तो कॉस्ट बहुत है। ड्रोन्स के साथ जो है अच्छी बात यह है कि ऑफ द शेल्फ इनको हम प्रोक्योर कर सकते हैं, इनकी कॉस्टिंग कम होती है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे देश अब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और भारत में तो बहुत ही स्ट्राइड्स लिए हैं इस क्षेत्र में। ठीक है डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि भारत भी तपस ड्रोन पे काम कर रहा है। एक और ड्रोन है कैट्स, जिस पे भारत काम कर रहा है। वक्त के साथ साथ जंग लड़ने के तरीके बहुत बदल रहे हैं। मेरा एक पॉइंट था कि अब मुझे लगता है कि ड्रोन भी आने वाले वक्त में बीते वक्त की बात हो जाएगी, अब इससे आगे की सोचनी होगी। डॉक्टर राम, चलिए, आप तक आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर राम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा चेक करिएगा। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। मेरा जो पॉइंट था, जो मैं आपसे समझना चाहता था, वो पॉइंट ये था कि ड्रोन काफी कारगर साबित हुए हैं हाल के वक्त में। फाइटर स्क्वाड्रन पर इन्वेस्ट करने की बजाय क्या ड्रोन पे इन्वेस्ट ज्यादा किया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ये ड्रोन जो है फाइटर प्लेन से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं। सर, पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये जो एक मैं जहां से अभिनव ने छोड़ा था वहां से मैं पिकअप करता हूं। उन्होंने बोला था कि जो ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो कॉस्ट इसकी कम होती है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर आप F-35 से बात करो तो ड्रोन उसके मुकाबले में आप 100 ड्रोन खरीद सकते हो उसमें जी। तो ये जो है, एक तो रेंज है, जो ये नीचे की रेंज पे है, ड्रोन बहुत इफेक्टिव कहां पे हो रहे हैं जी, जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे जब काम करते हो, या छोटा एपर्चर इसका साइज होगा, जितना छोटा, जैसे शाहिद ड्रोन है या बैरक्टर है, ये जब इनका जो छोटे वाले वर्जन्स हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं क्योंकि वो रेडार की पकड़ में नहीं आ रहे हैं जी। तो जितना नीचे होगा वो नेप ऑफ द अर्थ पर चल रहा है तो वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये ड्रोन का इस्तेमाल काफी अच्छा किया जा सकता है। बैटलफील्ड सर्वेलेंस तो है ही है, उसके अलावा इनफैक्ट ये काफी इफेक्टिव हो सकता है टॉप अटैक एमिनेशन के तौर पे,
चाहे टैंक हो, चाहे इस तरह से हो, ग्राउंड अटैक, ग्राउंड सपोर्ट में ये काफी यूजफुल हो सकता है। हाउएवर, आप अभी ऑबिचुरी नहीं लिख सकते हो फाइटर प्लेन्स की। फाइटर प्लेन्स अभी भी इफेक्टिव हैं जी, और अगले आने वाले कुछ वर्षों में भी इनकी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो फाइटर प्लेन्स में होता है, उसको इनपुट सारे हैं, लेकिन उसमें जो वो ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। उसमें एक जो पायलट है उसका दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। आप सिर्फ डेटा पे ही नहीं काम कर रहे हो कि भाई वहां पे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ब्रिज के ये डायमेंशंस हैं, तो अगर ऐसा ब्रिज देखो तो उसको उड़ा देना। तो वो ड्रोन जा करके कोशिश करेगा, लेकिन क्या है कि सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक मेजर है तो इसका काउंटर मेजर हो सकता है। बहुत सी चीजें, बहुत तरकीब है, जैसे ईएमएक्स स्पेक्ट्रम का मैं बस 2 पॉइंट आपसे समझना चाहता हूं बहुत जल्दी से। जा सकता है इनको। ए चतुर्वेदी सर, दो पॉइंट मैं समझना चाहता हूं। एक, हाल ही में खबर आई अवाक्स को लेकर, जो रूस का अवाक्स था उसे ड्रोन ने 6th जनरेशन ड्रोन ने जो है मार गिराया, उसका समझना चाहूंगा उसका। और दूसरा जो है वो अल जौहरी पर पिन पॉइंट स्ट्राइक अगर ड्रोन कर रहा है तो इसका मतलब कि ड्रोन काफी आगे निकल चुके हैं सर, भरोसा करना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आपने पहला वाला जो A50U को उड़ाने की बात करी है, उसमें इन्होंने बहुत क्या था कि वो A50U जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, 1980 की है, और वो भी कितनी इफेक्टिव थी ये कुछ पता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उसके साथ एक IL-22 भी साथ में लगाया था, जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, रशिया ने लगाया हुआ था। अच्छा, इनके पास S-200 था, S-200 इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं था, S-300 इफेक्टिव था। तो S-300 एंड पेट्रियट एक इनोवेटिव यूज किया है जो यूक्रेन ने उसको उड़ाने में। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, और इस तरह से नुकसान किया जा सकता है। जो आपने अल जौहरी वाला दिया है, तो MQ-9 जो ये MQ-9 टाइप के, B टाइप के जो ड्रोन है, ये तो बिल्कुल पिन पॉइंट जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल जिसको कहा जाए कि आप जहां इसको उन्होंने क्या किया, पूरा डेटा एनालाइज कर लिया कि ये इस तरह का मकान होगा, उसमें इस तरह की छत होगी, यहाँ ये सुबह आके बैठता है, ये टाइम होगा, इस तरह होगा, इस तरह का इसका ये सिग्नेचर है जवारी का, तो उसके ऊपर उन्होंने मारा और वो चला गया। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव यूज है, और ये लोअर एंड पे बहुत यूजफुल हो सकता है। यही नहीं, फाटा में बहुत उन्होंने अमेरिकन ने यूज किया था जब तालिबान के अगेंस्ट ऑपरेशन के लिए, तो उसमें भी बहुत यूज किया था। तो जी, और मुझे याद है जनरल सुलेमानी भी शायद कभी जाए जी, जनरल सुलेमानी भी शायद टीवी ये MQ-9 का ही शिकार बने थे। मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे डॉक्टर राम? बिल्कुल, अच्छी आवाज आ रही है डॉक्टर राम, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है डॉक्टर राम, क्योंकि आप विदेश मामलों के भी जानकार हैं, फॉरेन पे बहुत बारीकी से नजर रहती है। हाल ही में पाकिस्तान को TV-2 ड्रोन मिले हैं। चीन ने CH-5 ड्रोन की भी सप्लाई पाकिस्तान को की है। भारत के लिहाज से हम अभी भी जो इजराइल से मिल रहे हैं ड्रोन या अमेरिका से मिल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड हैं। 2 खतरे, 2 दुश्मन हमारे आसपास हैं। हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है डॉक्टर साहब। हम और तेजी से काम कर रहे हैं, दिन रात इस दिशा में हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट का जो इनोवेशन सेंटर है वो काम कर रहा है। अभी जो सबसे बड़ा खतरा है जो चीन और रूस ने पैदा किया है, ड्रोन की रेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर पैक का यूज किया उनके अंदर, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद होगा, चाइना ने अमेरिका के ऊपर बैलून छोड़े थे, उनको पकड़ा गया था, वो स्पाइंग कर रहे थे। लेकिन अब ये भी संभावना हो रही है, ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जो आपके डिफेंस की मैगजीन्स हैं, उनको जब मैंने सर्च आउट किया तो पता लगा कि क्या ड्रोन को लेकर बैलून में रखकर दुश्मन के क्षेत्र में भेजा जा सकता है। ये अभी इनोवेटिव स्टेज पर है, लेकिन भविष्य के लिए हमको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये तैयार रहना पड़ेगा, हमारी सीमा के ऊपर चीन द्वारा, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उसके पास अच्छे से अच्छे भी ड्रोन आ जाएं तो वो उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। उसकी जो दुखती नस है वो हमको मालूम है, खाने के लिए तो कुछ है नहीं,
फौज का तनख्वाह तक तो ढंग से दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की कोई चिंता नहीं कीजिए, चिंता करना है हमको चीन की। और सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारे सीमा के आर पार उसके कोई बैलून तो नहीं आ रहे हैं। असली चीज जो आज की स्थिति है हमारे भारत में ड्रोन के डेवलपमेंट की, पूरा IITs का सेक्टर और दूसरे जितने भी इनोवेटिव सेंटर्स हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, और उनमें इस बात की वो कर रही है कि ड्रोन को। चलिए बस एक आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है डॉक्टर राम, माफी चाहूंगा। कर्नल अभिनव सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ड्रोन को लेकर ही मेरा आपसे सवाल है, क्या कुछ पॉजिटिव भारत के लिहाज से और क्या कुछ करने की जरूरत अभी आप देख रहे हैं? देखिए, ड्रोन के ऊपर बोलने के पहले बात चल रही थी कि एयरफोर्स और फाइटर्स की और रिप्लेसमेंट, और सर ने बोला कि ओबिचुरी अभी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, एयरफोर्स का रोल ना बहुत सारी चीजों में है। इट्स नॉट ओनली एयर, इट्स एरोस्पेस पावर प्रोजेक्शन एक चीज होती है। उस एयर डिफेंस को देखना होता है। तो ये सारा चीजें एयरफोर्स कर सकती है, ये ड्रोन इकलौता एज अ प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है। हम नेवी की बात करते हैं तो नेवी का ना सिर्फ मिलिट्री रोल होता है, उनका कॉन्स्टेबिलिटी रोल होता है, उनका बिनाइन रोल होता है, डिप्लोमेटिक रोल होता है। तो ये जो हमारे आर्म्स हैं, आर्म फोर्सेस की विंग्स हैं, एयरफोर्स में, आर्मी, नेवी, इनका एक ओवरऑल काफी ऑल इनकम्पासिंग रोल है। ड्रोन इज जस्ट वेपन प्लेटफॉर्म विच इज अभी वो जो है कि थोड़ा सा करेंसी में इसलिए आ गया है क्योंकि उनका हाल फिलहाल के युद्धों में काफी इस्तेमाल हुआ है। तो डेफिनेटली ड्रोन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड भी काफी इफेक्टिव होता है। जी बिल्कुल। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और ज्यादा काम करने की जरूरत होगी, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा सर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल अभिनव नवनीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर राम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।